नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन खुखरी के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेशन खुखरी क्या था। व्हाट इज ऑपरेशन खुखरी? ऑपरेशन खुखरी यूनिक मल्टीनेशनल ऑपरेशन था। लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन सीरिया लियोने यूएनएमसीएल के तहत, जिसमें भारत, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया इन्वॉल्व थे। मेनली भारत के सैनिक ज़्यादा थे। बिटवीन 13 से 16 जुलाई के बीच तक ये ऑपरेशन चला था 2000 के समय पे। मेन एम इस ऑपरेशन का ये था कि जितने भी भारत के सैनिक कैलाहुन टाउन पे डिप्लॉयड किए गए थे, उसको आरएएफ के दल ने चारों तरफ से घेर लिया था और वो अराउंड 2 मंथ तक उनको वहीं पर घेरे रखे थे। तो उसी के लिए जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर फंसे थे, अराउंड 230 टू 250 या फिर 223 या फिर 230 सोल्जर्स, 2 बटालियन ऑफ गोरखा राइफल इन्फेंट्री बटालियन, जितने भी अराउंड 230 टू 50 सोल्जर्स थे, उन सबको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ये मिशन चलाया गया था। तो हम पहले जान लेते कि एक खुखरी क्या होता है और गोरखास कौन थे। बेसिकली खुखरी एक कर्व नाइफ होता है जिसे गोरखा सैनिक अपने साथ हमेशा रखते हैं, और ये वार बैटल में काम आता है, फ्रंटलाइन बैटल में काम आता है, और ये और अन्य बाकी सारे उसमें भी काम आता है। जैसे कि आप जंगल जा रहे हो, आप झाड़ पत्तियाँ काटने में काम आ जाएगा, शिकार करने में काम आ जाएगा, और अन्य काफ़ी सारे काम भी है इसके। और बेसिकली गोरखास कौन होते? गोरखास या फिर नेपाली में कहा जाता है गोरखाली, नेपाली नेशनलिटी के लोग होते हैं। और आप सोच रहे होंगे इन्हें भारत के आर्मी में क्यों ये भारत की आर्मी में क्यों है? ये भारत की आर्मी में ही नहीं, अन्य काफ़ी सारे देश के आर्मी में भी है। जैसे कि ब्रिटेन, सिंगापुर, वेस्ट ब्रुनोय और यूएन पीस कीपिंग फोर्स। स्पेशली ब्रिटिश आर्मी नेपाल में आके रिक्रूट करती है गोरखा सोल्जर्स को, और इंडिया भी यही करता है। इंडिया भी नेपाल में जाके रिक्रूट करता है इस गोरखा सोल्जर को। बेसिकली जब 1816 में जब एंग्लो नेपोलिस वॉर ख़त्म हुआ था, तब से ब्रिटिश काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे इनके वो स्किल्स देख के। तो तब से आज तक ये रिक्रूट हो रहे हैं ब्रिटिश आर्मी में, इंडियन आर्मी में, और काफ़ी सारे अन्य देशों में भी ये रिक्रूट होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये कंट्री सीरिया लियोनी कंट्री कहाँ है। ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ये अटलांटिक ओशन से लदा हुआ है, और इसका कैपिटल है फ्री टाउन। और एक बार ये काफ़ी न्यूज़ में भी आया था जब इबोला क्राइसिस हुआ था, आउटब्रेक हुआ था इस कंट्री। सो ये आप देख रहे होंगे, मैंने मैप दिया है यहाँ पर। सीरिया लियोनी, ये फ्री टाउन इसका कैपिटल। बेसिकली फ्रॉम 1991 से 2002 तक सीरिया लियोनी पे एक भयानक सिविल वॉर चला था। उसको रोकने के लिए यूएनएमसीएल ने फोर्सेस भेजे, पीस कीपर्स भेजे थे। उसमें भारत के सेना भी इन्वॉल्व था। तो हम ये जान लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था, उस सिविल वॉर में क्या हुआ था ऐसा जिससे कि पीस कीपर्स भेजने पड़े। वहाँ पर आरयूएफ काफ़ी, रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, और वहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट एब्यूसेस भी हुए। जैसे कि विद्रोही ने लोगों के हाथ काट दिए थे ताकि वो कभी ज़िंदगी में वोट ही ना दे पाए, और काफ़ी सारे ऐसे ह्यूमन राइट एब्यूसेस हुए। एंड 50,000 लोग मारे गए थे इस सिविल वॉर में, और अराउंड 2 मिलियन 20 लाख लोग शरणार्थी बन गए थे अन्य देश में। काफ़ी भयानक ये सिविल वॉर चला था। उसी के लिए ये मिशन लॉन्च करना पड़ा था यूनाइटेड नेशन को, और काफ़ी सारे बच्चों को रिक्रूट किया था इस ग्रुप ने, और काफ़ी सारे बच्चों को किडनैप करके अपने बेड़े में शामिल करते थे। मैंने ये फ़ोटो दिया है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को रिक्रूट करते थे, और इन लोग को फंडिंग होता था डायमंड से। सीरिया लियोनी फेमस है अपने डायमंड के लिए भी, और डायमंड को बेचकर ये अपने फंडिंग करते थे। और इस पर एक काफ़ी अच्छा मूवी भी बना है, आप देख सकते हैं। द ब्लड डायमंड करके एक मूवी बना है, आप देख सकते हैं।
काफ़ी पहले की मूवी है, मैंने भी नहीं देखा, बट आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, शायद मैंने सुना था। तो आप में ये पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आपकी। लोगों के हाथ कटे हुए हैं, कितने लोगों के लाश, और काफ़ी लोग अपने देश छोड़ के दूसरे देश तक पलायन कर रहे हैं। तो इसी को देखकर यूनाइटेड नेशन ने 1999 में फाइनली एग्री किया कि वो अपने पीस कीपर भेजेंगे वहाँ पर सेरिया पे, और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए ठीक करेंगे। सो ये आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर सेरिया लियोनी, और यहाँ पर दो टाउन जो कैलाहुन और दारू, जिसमें भारत के सैनिक, भारत की गोरखा बटालियन तैनात थे, डिप्लॉयड किए गए थे। अराउंड 2 बटालियन ऑफ सोल्जर्स कैलाउन में डिप्लॉयड किए गए थे, और अराउंड 6 या फिर 6 बटालियन को दारू पे डिप्लॉयड किया गया था। बेसिकली कैलाउन के जितने भी सैनिक थे उसको आरपीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया था, और उन्हीं को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था। सो 2000 के दौरान जितने भी दो बटालियन, दो इंडियन इनबैट 1 इंडियन बटालियन को डिप्लॉय किया गया था। दो दो कंपनी सब इनबैट 1 को डिप्लॉय किया गया था कैलाहुन में, और बाकी सारों को डिप्लॉय किया था दारू में। बट द सिचुएशन वहाँ पर काफ़ी ख़राब होने लगा। कैलाउन में जितने सैनिक वहाँ पर कैलाउन पर डिप्लॉयड थे उनको आरपीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया था। सो वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होता गया, और अराउंड ये 75 दिन तक वहाँ पर सैनिक को वहाँ पर नेगोशिएट करते रहे। यूनाइटेड नेशन, भारत मिलके काफ़ी सारे नेगोशिएशन किए, डिप्लोमेटिक चैनल चलाए इन सबको छुड़ाने के लिए, बट कुछ हासिल नहीं हुआ। तो भारत को ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, भारत के सोल्जर्स को वहाँ से छुड़ाने के लिए। सो ये इस ऑपरेशन को, इस रेस्क्यू प्लान को, या फिर इस ऑपरेशन को 5 फेजेस में प्लान किया गया था। पहले तो जितने भी सोल्जर्स यूएनएमसीएल के फोर्सेस वहाँ पर थे, वहाँ को उनको एक्टिव किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा। और दूसरा ये था कि दूसरा फेज में ये करेंगे कि घात लगाकर या फिर प्रीएम्प्टिव पहले हमला करेंगे हेलीकॉप्टर से, जिससे कि जितने भी वहाँ पर फोर्सेस आरयूएफ के मर्सनरीज जितने भी है जंगलों में छितरा जाए, भाग जाए वहाँ यहाँ वहाँ। और वहाँ के जितने भी और वहाँ जितने पर यूएनएमसीएल के फोर्सेस थे, बेसिकली गोरखा राइफल के सोल्जर्स थे, वो एरिया को सिक्योर करेंगे। और ये तीसरा फेज में ये है कि दोनों सोल्जर्स जो कैलाहुन और दारू में थे, उन दोनों के बीच में लिंकअप करा देंगे। और ये लिंकअप कहाँ कराना था? एक वहीं के पास के शहर में पेंडम्बू पे। और फाइनली वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन बाय एयर, मतलब वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर से लेके जाया जाएगा। और फाइनली पेंडम्बू से सभी फोर्स को दारू लेके आया जाएगा, एक साथ मिलाया जाएगा। सो यूएन मिशन काफ़ी बार खतरनाक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं होता है कि आप सीधा वो विद्रोही दल पर हमला कर दे, क्योंकि यूएनएमसीएल का ये मैंडेट है कि प्रॉपर मैंडेट है, लीगल आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होता है कि आप विद्रोही दल पर हमला कर दे, क्योंकि आप वहाँ पर तैनात किए गए एक पीस कीपर्स की तरह, क्योंकि आप वहाँ वार लड़ने नहीं गए। ये काफ़ी क्लियर मैंडेट रहता है यूएन का। और ये मिशन काफ़ी यूनिक इसलिए भी था क्योंकि भारत ही नहीं और 3 देश भी इन्वॉल्व थे। और ये आसान भारत के मिशन का डिसीजन नहीं है, जैसे कि एक कमांड पे सब कुछ ये ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी अन्य सारे कमांडर्स, उनके कमांड्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और यूएन से कुछ अलग ही वो आता है, डिटेल्स आते हैं। फिर ये मिशन इसलिए यूनिक था, बहुत यूनिक था। और ये बैटल हुआ था यूएनएमसीएल में, चार कंट्री थे यूनाइटेड, जिस ऑपरेशन में बेसिकली 4 कंट्री इन्वॉल्व थे, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, घाना, नाइजीरिया। और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? आरयूएफ, यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। और हम जान लेते कि कितने भारत के टुकड़ियाँ इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी।
223 ट्रूप्स ऑफ 5/8, 223 ट्रूप्स 5/8 गोरखा राइफल कैलावन पे थे। अप्रोक्सीमेटली 6 कंपनीज ऑफ राइफलमैन 5/8 गोरखा राइफल डिप्लॉयड थे दारू में, और 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन और एक क्विक रिएक्शन कंपनी ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड पैरा कमांडर्स। पैरा कमांडर्स आप सबको पता ही होगा, जो मैरून बेरे पहनते, भारत के स्पेशल फोर्स, जिन्होंने काफ़ी सारे अन्य ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। जिनमें आता है ऑपरेशन कैक्टस, काफ़ी अन्य सारे भी है। 18 ग्रेनेडियर्स, क्विक रिएक्शन कंपनी ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 1 पैरा एसएफ, 1 कंपनी ऑफ इंजीनियर्स, 2 पैरा एसएफ, और काफ़ी क्रूशल रोल किया गया था हेलीकॉप्टर्स। एयर सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहे थे, वो एक्सट्रैक्शन और एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन था, जिससे सारा काम एक साथ हो रहा था। जैसे स्ट्राइक भी चल रहा था, वहाँ पर सोल्जर्स को मोबिलाइज भी किया जा रहा था और दोनों सोल्जर्स को लिंक अप भी किया जा रहा था पेंडाम्बू पे, और वहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा था। काफ़ी एक यूनिक मिशन था, एक सर्जिकल स्ट्राइक ही सोच सकते हैं आप। हालांकि यहाँ पर दुश्मन कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ होस्टेज रेस्क्यू जो जैसा ऑपरेशन होता है वैसे टाइप का ऑपरेशन था ये भी। और यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते, वहाँ एक फ़ोटो देख सकते सेना के जनरल, जब मिशन सक्सेस होने के बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो कॉन्ग्रेचुलेशन किया था आर्मी चीफ को। ये फ़ोटो देख सकते, और ये मैरून बेरे देख रहे होंगे आप लोग, उनके सबके सर में आप ये नोटिस कर रहे होंगे। ये UN पीस कीपिंग फोर्सेस जब भी UN के काम के लिए जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसे मिशन के लिए जाते हैं, जैसे कि सिविल वॉर को रोकने के लिए हो गया सीरिया लियोन में, सो सभी जितने भी कंट्री के लोग आर्मी वहाँ पर डिप्लॉयड होते सब मैरून बेरे पहनते। ये इनके यूनिवर्सल पहचान है कि ये उसके क्या कहते बियॉन्डेड नेशन के पीस कीपर से बोल के हम सब लोगों को पता चलता है बेसिकली। और इस ऑपरेशन का सक्सेस, ये ऑपरेशन सक्सेस क्यों हुआ ये जान लेते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे साथ एसेट था, जैसे कि टैंक, हेलीकॉप्टर, जितने भी सारे एसेट थे हमने सब यूज़ किया था, भारत ने सब यूज़ किया था। और एक ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन था, मैंने पहले भी कहा था, एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन था, जैसे कि आप ये फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहे हैं या फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, और वहाँ पर दोनों जो बैटेलियन थे पेंडम्बू और कैलाउन और दारू पे, उन दोनों को लिंक कर रहे थे पेंडम्बू से, और वहाँ से एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन थे। और यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया था। एक गोरखा बैटालियन के सोल्जर RAF के बेड़े में शामिल कर दिया गया था, एक ड्राइवर बन के इंटेलिजेंस पास कर रहा था जितने भी ये ऑपरेशन सक्सेस करने के लिए। और ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी कहते हैं ह्यूमिंट। और सिग्नल इंटेलिजेंस सिग्नल इंटेलिजेंस कैसे, रेडियो ट्रांसमिशन जो यूज़ करते हैं सोल्जर्स यूज़ करते हैं, तो RAF को पता ना चल जाए, उसमें जो सोल्जर्स थे कैलाहुन और दारू में, वो मलयालम भाषा में कम्युनिकेट कर रहे थे और इंटेलिजेंस पास कर रहे थे, मलयालम भाषा में कम्युनिकेट कर रहे थे, ताकि RAF को वो रेडियो सिग्नल्स पता न चल जाए। और काफ़ी यही सारे इंटेलिजेंस के कारण और काफ़ी यही सब ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो सिग्नल इंटेलिजेंस के कारण काफ़ी सारे इंटेलिजेंस पास ऑन किए जाते थे, और RAF के एक्टिविटीज़ को निगरानी रखी गई और उनके इंटेंशंस पे निगरानी रखी गई। और काफ़ी बार ये भी हुआ था कि जब वो मिशन के लिए जा रहे होते, वहाँ जंगलों में जा रहे होते, तो वहाँ पर RAF ने काफ़ी बार हमला करने की कोशिश की थी, और उन सब से बच के, या फिर कहते हैं ना एम्बुश या फिर डिसेप्शन, एम्बुश हाथ लगाकर हमला करने की कोशिश की थी, वो उन सब से छुप कर सोल्जर्स ने ये मिशन को सक्सेसफुल बनाया था। सो द सक्सेस ऑफ, जान लेते हैं कि द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन खुखरी, जो
ऑपरेशन खुखरी जैसे सक्सेस हुआ, बहुत बड़ा इवेंट था। आरएएफ के लिए सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि आरएएफ उस टाइम काफ़ी पावरफुल हो चुका था और अराउंड कहीं कहीं पर तो वो अपने वो गवर्नमेंट के सेना, देश के सेना को पीछे धकेल रहा था, काफ़ी पावरफुल हो चुका था। और इसके कारण अराउंड 1 साल के बाद, ये ऑपरेशन के 1 साल के बाद अराउंड वहाँ पर सिविल वॉर ख़त्म हो गया। और जितने लोग वो कहते थे कि यूएन पीस कीपर्स की फोर्स कुछ नहीं कर सकते, ये सब का मुंह बंद हो गया। और यूएन की इज्जत भी काफ़ी बढ़ गई इस ऑपरेशन के कारण, क्योंकि जब 1990 के दशक में काफ़ी सारे वार में यूएन ने काफ़ी निराशाजनक रोल प्ले किया था, इसलिए यूएन से भरोसा उठ रहा था। और इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद यूएन को काफ़ी भरोसा मिला, काफ़ी लोगों ने फिर से भरोसा करना शुरू किया। और जब भारत का तो यहाँ पर नाम काफ़ी देशों ने तारीफ़ किया। और जितने भी भारत के सोल्जर सारे सोल्जर जब दारू लौट आए, सारे सोल्जर एक साथ, कैलाउन के सोल्जर्स और दारू के सोल्जर्स सब दारू की तरफ लौट रहे थे, तब दारू के लोगों ने काफ़ी भव्य स्वागत किया सोल्जर्स को, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो गए थे इन आरयूएफ से, क्योंकि वो उनके बच्चों के किडनैप कर रहे थे, या काफ़ी सारे ह्यूमन राइट अब्यूसेस आपने दिखाया होगा, हाथ काट दिए जा रहे थे कैसे। सो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। और इसके खुशी में सेरे लियोने के लोग ने वहाँ पर एक खुखरी मेमोरियल भी बनाया, मोआ रिवर के पास, मोआ रिवर के किनारे के पास खुखरी मेमोरियल करके एक मेमोरियल बना दिया इसी वार के लिए, इसी ऑपरेशन के लिए। सो आप जाके पिक्चर्स देख सकते, गूगल कर सकते। सो इसी को कहते हुए आज का हम ये ऑपरेशन को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और कुछ गलतियाँ हुए